आज के शो में। चीनी की कीमतों में इजाफा, असद उमर ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। स्टॉक मार्केट में मुबैना ब्रोकर माफिया, साबिक सीईओ के सनसनीखेज इंकिशाफात। जाली अकाउंट्स केस में एक और गिरफ्तारी, एसईसीपी का अफसर नैब के शिकंजे में। टैक्स वसूली, हुकूमती जारहाना, हिकमत अमली, फहरिस्तें तैयार। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो इस पर ट्रेन के हादसे का हुआ है, इस पर यकीनी तौर पर तहकीकात की भी जरूरत है, उन तमाम कल्प्रिट्स तक भी पहुंचने की जरूरत है। हादसा हुआ किस वजह से क्या अवामिल थे, क्योंकि 3 जानें अब तक बताया जाता है कि इसमें जा चुकी हैं, इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है। और ये जो हादसा है, इसके जो मालगाड़ी जिन्ना एक्सप्रेस का टकराना, यकीनी तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, टाइमली अकाउंटेबिलिटी वो होगी। रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद साहब इसकी टाइमली अकाउंटेबिलिटी करेंगे। वी होप दैट। इस बात से आगे बढ़ते हुए आज बड़ा ही इवेंटफुल दिन रहा, और इवेंटफुल दिन अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से आपको बताते चलें, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से कल एक गिरफ्तारी हुई थी एसईसीपी के एक ऑफिशियल की। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के ऑफिशियल जिसको गिरफ्तार किया गया था वो एडिशनल रजिस्ट्रार था एसईसीपी में। इल्जाम उस पर यह था कि उसने पार्क लेन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी पार्क जो जरदारी साहब और बिलाल भुट्टो साहब की ओनरशिप जिसमें 25% बताई जाती है, 1989 में जिसने जमीन खरीदी थी, इकबाल मेमन कहा जाता है मुबैना फ्रंटमैन थे हासिल जरदारी के, उनके जरिए, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के अंदर एसईसीपी के इस ऑफिशियल पर यह इल्जाम नैब ने लगाया मुबैना तौर पर कि इसने वो किरदार अदा किया, यानी उस लैंड के ट्रांसफर में जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने में और उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड्स जो रिक्वायर्ड थे वो उसने फेवर दिया उनको, और उसके बाद ये ओनरशिप ट्रांसफर हुई। और पार्क लेन का जो मामला है वो नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसी फेक अकाउंट्स जो ओवरऑल अम्ब्रेला है उसके अंडर ये मामला आ रहा है, और अहम तरीन और सिग्निफिकेंट मामला है। अब इस अफसर का एसईसीपी का जो गिरफ्तारी हुई है, ये बात और आगे कहां तक है, एसईसीपी और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ और अहम इंकिशाफात भी हैं जो आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन क्योंकि जिक्र अकाउंटेबिलिटी से स्टार्ट हुआ है और एक गिरफ्तारी फेक अकाउंट्स केस में आपको जिक्र किया है, तो हम आपको यह सुनाते हैं कि आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे आसिफ जरदारी साहब बजट पर गुफ्तगू करते हुए अकाउंटेबिलिटी के इस पूरे माहौल को क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स पर क्या कहते हैं, कुछ दिन का जो तजुर्बा उनका रहा है नैब के शायद हवालात या नैब के पास कस्टडी का, उसके तजुर्बा उनका क्या कहता है, आप जरा ये सुने उनकी जबान। आपका जो बजट है, जो सरकार का मैं अखबारों में देखता रहा हूं, इसमें कोई ताकत नहीं कि किसी तरफ से भी ये कोई बजट आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाया हो। हर इंडस्ट्री जो है उनके इतने बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। आप लोग ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके साथ साथ उस पर टैक्स भी लगा दिया है। ये उन्हीं से हम वसूल कर रहे हैं जो पहले टैक्स देने वाले हैं, और बाकी हमने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया हुआ जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उनके पास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएटेड है, इतना खौफ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी चीज़ में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये खौफ की फिजा है जिसकी निशानदेही आसिफ जरदारी साहब करते हैं, साबिक सदर पाकिस्तान के। इतना खौफ है बिजनेस कम्युनिटी में, कुछ करने को तैयार नहीं। और इस खौफ के फिजा में जो 1 जुलाई से होने वाला है, यानी जब एमनेस्टी स्कीम की डेडलाइन खत्म होती है, उसके बाद एफबीआर के पास कहा जा रहा है कि बैंक के जरिए वो डेटा आ चुका है कि किसके अकाउंट में 5 मिलियन से ज्यादा के डिपॉजिट्स हैं, यूटिलिटी बिल्स, इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री, और इसके अलावा वो तमाम डेटाबेस एफबीआर डेटाबेस के जरिए रिकंसाइल करके वो तमाम इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास अब आ चुकी है, जिसके बाद एफबीआर सही मायनों में अपनी मसल पावर, अपनी ताकत का मुजाहरा करके जारहाना अंदाज में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स टैक्स नेट में नहीं है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहा है, इस टैक्स बेस को, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। तो एक माहौल जिसकी निशानदेही आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं
कि ऑलरेडी खौफजदा है बिजनेस कम्युनिटी, उस माहौल में एफबीआर के पास बहुत ही कॉन्क्रीट और बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन एफबीआर आ चुकी है, और जिसमें मैंने बताया कि उसमें तफसीलात बहुत सी मौजूद हैं, जिसकी 1 जुलाई से इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होने जा रही है। तो इस माहौल में क्या होगा, ये भी हम सवाल उठाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, असद उमर साहब ने अकाउंटेबिलिटी के इस सिस्टम के हवाले से, सजा और जजा यानी पन के हवाले से, रिवॉर्ड के हवाले से सिस्टम की जो बात की है कि वो पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं बल्कि सिस्टम है सजा और जजा का, वो क्या एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है जरदारी साहब की इस बात के जवाब में। लेट्स हियर दिस आल्सो। ये हमारी बहैसियत मजमूई एक पार्लियामान के एक आईनी जिम्मेदारी है कि अगर जुर्म हुआ है, और मैं अगर का अल्फाज इस्तेमाल करूं, अगर जुर्म हुआ है, अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है, तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निजाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सियासत इससे फरोग होती है, तो इसलिए हमने इधर ही फ्लोर पे देखा हुआ, हमने बैठ के सुने हुए तमाशे। एक ऑनरेबल सीनियर मेंबर खड़ा होता है, बोलता है मेरा मुंह ना खुलवाओ, मुझे पता है तुमने क्या चोरी की हुई है। दूसरा खड़ा होकर जवाब कहता है मेरा मुंह ना खुलवाओ, हमें पता तुमने क्या चोरी की हुई है। और तीसरे दिन दोनों खड़े होकर कहते हैं जमहूरियत की खातिर हम खामोश रहेंगे। ये जमहूरियत नहीं है सर, ये जमहूरियत नहीं है। असद उमर साहब साबिक वजीर खजाना कहते हैं इस पूरी सूरत हाल पर कि आखिर अब क्या होगा। जरदारी साहब कहते हैं अकाउंटेबिलिटी रोको है। असद उमर साहब ने बताया कि सजा जजा है जिस पर यह जमहूरियत नहीं है। और एफबीआर क्या करने जा रहा है, एससीसीपी की एक अहम गिरफ्तारी भी हुई है। जैगम खान साहब इस्लामाबाद में सीनियर तहसीलनिगार, कॉलम निगार है, आपके कॉलम्स हम पढ़ते हैं डिटेल में, आपकी बड़ी डिटेल, आपकी नजर है गहरी तमाम हालात पर, करंट हालात पर भी और मईशत पर भी। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जैगम खान साहब। कैसर अहमद शेख साहब, रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के मेंबर, आप भी हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। और कुछ ही देर में आलिया हमजा साहिबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद होंगी। कैसर शेख साहब, क्या ये, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं एफबीआर के पास डेटा है, आपकी तो ब्रीफिंग्स भी हुई होंगी, आपने देखा होगा, वो कहते हैं 5 मिलियन से ज्यादा का अकाउंट का डेटा है, वेल डिक्लेरेशंस हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, यानी ट्रैवल हिस्ट्री, हर चीज को रिकंसाइल करके कोई 1 जुलाई के बाद सही मायनों में कोई ड्राइव शुरू होने वाली है। क्या होने वाला है 1 जुलाई के बाद, आपके इल्म में क्या है कैसर शेख साहब? जी अरसलान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल थी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग और उसमें बड़ी तफसील से ये बताया गया और हमने डिस्कस किया। देखिए, इनके डेटा का तो मैं क्या कहूँ आपको, एफबीआर के आज से कोई 1.5-2 महीना पहले इन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दें कि जो हम छापे मार सकें जिनके पास बेनामी अकाउंट है। मैंने एफबीआर से कहा कि आप छापे मारने की हमसे इजाज़त ले रहे हैं, कुछ आपने होमवर्क किया है, कोई काम किया है, कोई तैयारी की है, कितने अकाउंट होंगे आपके ख्याल में बेनामी? तो मुझे ऑफिशियल अपनी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में बताया गया मेंबर एफबीआर की तरफ से कि 8,000 के करीब अकाउंट होंगे। मैंने उनको कहा कि ये तो कई लाख होंगे, आप क्यों, आपकी तैयारी का ये हाल है? अभी कल हमें बताया गया कि 45 मिलियन टोटल अकाउंट हैं जी, और उसमें से सिर्फ 1 मिलियन जो है वो उन्होंने फाइल किया है। तो अब आप बता दीजिए कि, और इनके बाद ये जो बातें कह रहे हैं ना, डाटा है, ये होगा इनके बाद और होना चाहिए। ये पहले तो नहीं था। पहले तो जब हम फाइनेंस कमेटी में एफबीआर को बुलाते थे तो वो तो कहते थे हमारे पास कई किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मीनवाइल क्योंकि मुख्तलिफ कंट्री से हमारा कोई ऐसे समझौते हुए हैं और ये डाटा होना चाहिए इस वक्त बेहतर, पहले से बेहतर होगा डाटा। लेकिन अगर ये करेंगे ना, तो मैंने आज तकरीर की, एक तफसील से मेरी तकरीर थी सुबह ही आज PMLN की तरफ से जब डिबेट शुरू हुई तो मैंने आज तकरीबन आधे घंटा बात की और इसी पे बात मैंने की कि आप क्यों हरास कर रहे हैं लोगों को। आप ये कहते हैं कि हर आदमी चोर है, आपकी इकानमी एकदम डॉक्यूमेंटेड नहीं हो जाएगी। हमने अपने आप को दुनिया में, हमारी क्या पोजीशन थी, मैंने उनको कहा कि इंडिया को IMF कहता था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ रेट सबसे कम थी और हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी थी शुरू से 60s में 70s में। इसी तरह मैंने उनको बताया कि मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर महबूब हक मरहूम थे, तो वो मुझे बड़े करीबी, मेरा तल्लक था डॉक्टर महबूब हक से, तो वो मुझे बताया करते थे कि मनमोहन सिंह पूछते हैं अक्सर कि हमें क्या, इंडिया में क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरह हम भी अपनी इकानमी को बेहतर कर लें। आज इंडिया जो है वो
आज इंडिया की ये सूरत है कि पिछले 7 साल से वो 200 दुनिया के मुल्कों में सबसे तेज रफ्तारी के साथ ग्रो कर रहा है। हमारा हाल खराब है, तो हम यही करते रहेंगे ना। अगर यही करते रहेंगे, मैं बात आपके पॉइंट पे आता हूँ। मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं इस बात को, अगर आपके पॉइंट है, इस बात को यही से हम जोड़ते हैं इस ब्रेक के बाद, क्योंकि आई नहीं है, मुझे जो लग रहा है आपकी बातों से, वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर डेटा है और वो कहते हैं 45 मिलियन अकाउंट में से 1 मिलियन अकाउंट जो है वो सिर्फ जो है टैक्स पेयर्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते हैं, बाकी नहीं है, तो फिर वजह क्या है? अगर डेटा आ चुका है तो अब क्या डर है? अब अगर होने जा रहा है ये ड्राइव, तो इससे क्या कोई नुकसान होगा? ये सवाल उठाते हैं। पीटीआई भी साथ होगी, तजिया निगार भी साथ होंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रुकन कौमी असम्बली हैं, आलिया हमजा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली, और जैगम खान साहब मारूफ कॉलम निगार हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बात FBR की एक रिगरस जो टैक्स के हवाले से एक जारहाना हिकमत अमली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 जुलाई आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एमनेस्टी स्कीम की डेट के बाद, एसेट डिक्लेरेशन की डेट के बाद स्टार्ट होगी। डेटा सारा FBR के पास है। कैसर शेख साहब बता रहे थे कि उनके नज़दीक जो है ये इससे मजीद खौफ बढ़ेगा, जो मैं समझ रहा था उनकी बात से, उस बात को भी कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन आज एक और मुतालबा हुआ है असेंबली के फ्लोर पे, और मुतालबा साबिक वजीर खजाना की तरफ से हुआ है, और साहब की तरफ से। ये भी जरा सुनवा के फिर तीनों पैनल की तरफ जाते हैं। असद उमर साहब ने शुगर यानी चीनी कीमतों पर क्या गुफ्तगू फरमाई है, क्या मुतालबा किया है, वजह मुतालबा है, तहकीकात का मुतालबा भी किया। लेट्स से दिस, क्या कहा है असद उमर साहब ने? कुछ इकदामात हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल में उसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। चीनी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे पता है, अपने तजुर्बे से मुझे पता है कि यकीनन जो किसी की मीटिंग्स होंगी, काबीना की मीटिंग होंगी, शेख रशीद ने जरूर ये, और किसी ने उठाया ना हो, शेख रशीद ने जरूर ये मामला चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका उठाया होगा। लेकिन उसके ऊपर जब पहली कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अंदर टैक्स का इजाफा करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। ये एक आम आदमी की चीज है। तो एक तो ये चीनी के ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स जो है ये मुनासिब नहीं है जो बढ़ाया गया है, इसको वापस करना चाहिए, और तहकीकात भी करनी चाहिए कि ये तेजी से चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी तहकीक करनी चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों बढ़ रही हैं। तो ये भी कोई कमीशन इंक्वायरी करे, नैब करे, कौन इंक्वायरी करे, ECC करे, ये भी एक सवाल है। लेकिन कैसे शेख साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त ब्रेक आई, आपने FBR ने जो आप लोगों को ब्रीफिंग दी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को, 45 मिलियन अकाउंट्स का जिक्र किया है, 1 मिलियन रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं। तो दिस इज गुड अगर उनके पास डेटा आ गया है हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का जो डिक्लेयर नहीं कर रहे अपनी इनकम, तो क्रैकडाउन हो उनके खिलाफ, अच्छी बात है। कैसे शेख साहब, इसमें बुराई क्या है? नहीं, देखिए वो अच्छी बात है कि जब तक माहौल बेहतर नहीं, देखिए सिर्फ कारोबारी लोगों को या तनख्वाहदार तबके को 5 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं होता ना आजकल। वो अगर होगा ज़रूर अच्छी बात है, इनके पास डाटा भी है। लेकिन जो लोग डाटा कलेक्ट करने वाले हैं उनके ऊपर भी कुछ होना है या नहीं होना, जो खामखा ज्यादतियाँ कर रहे हैं। जबकि ये इतने करोड़ों लोगों को आप क्या भेजेंगे, मुझे ये नहीं समझते किस तरह अमल करेंगे। आपके पास इतना कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास इतना इक्विपमेंट है कि नहीं है? और सिर्फ वन साइडेड नहीं है ना, ये तो मैं कहता हूँ जो अभी तक टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग थे हमारे यहाँ 72 साल से, जो जिनके जिम्मे था, जो FBR था, उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। एकदम आप सबको पकड़ लेंगे इससे पहले, और इतना पैनिक हो गया है मार्केटों में, और लोग अपना बैंकों से निकलवा के घर पे रख लेंगे या कहीं खर्च कर देंगे। मुझे ये बताइए कि इससे फायदा किसको होगा? मकसद तो ये था ना, क्या इनका ख्याल क्या है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा? मैंने इनको बताया, कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में असद उमर साहब चेयर कर रहे थे, उनको भी बताया, और FBR के चेयरमैन को भी बताया, शब्बर जैदी भी हमारे कराची से हमारे दोस्त हैं। मैंने बोला ये आपके जो एस्टिमेट हैं वो नहीं पूरे होंगे और गलत कर रहे हैं आप। एक तो आप डेट को बढ़ाएं, दूसरा कोई सहूलतें डेट तो नहीं बढ़ सकती ना, बताएं। वो आपने सुना है कि 3 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है ना, डेट नहीं, तो वो डेट तो नहीं बढ़ सकती है। ये सारा कुछ
ये अरसलान सारा कुछ IMF के लिए हो रहा है, उनको दिखाने के लिए एक बार करेंगे, फिर वो यहाँ आएंगे और कहेंगे आपने कुछ नहीं किया, ये नया फिर मिनी बजट लगाएंगे। देखिए आप बताइए अरसलान, आपने भी आप भी सारे हमारे मुझे एक बात कैसे मुझे कभी जी ये बताइए कि सर ये आप जो कह रहे हैं कि ये नहीं, ये अगर हो नहीं सकता, ये हैरेसमेंट की वजह से आप कह रहे हैं कि हैरेसमेंट होगी, या फिर ये कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे रेवेन्यू, ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं इनको पकड़ ही नहीं पाएंगे, मसला क्या है? नहीं, ये अगर कलेक्ट कर सकते हैं तो इस बार टारगेट इन्होंने रखा था 4,400 अरब का, वो तो 4,000 अरब हुआ नहीं। इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए कहा कि हम डिवैल्यू कर रहे हैं, 37% डिवैल्यू की, एक्सपोर्ट तो घट गई है। 10 महीनों की हमारी जो अभी की एक्सपोर्ट है पिछले 10 महीने से घट गई है। तो अगर ये कलेक्ट 1550 अरब रुपए ज्यादा रख दिया है इन्होंने, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, कहां से कलेक्ट करेंगे? इनके पास तो कोई ऐसा तरीकाकार ही नहीं है। देखिए कलेक्ट तब होता है अगर आप फैसिलिटेट करें। बिजनेस तो खत्म हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का जो बिजनेस था 90 अरब डॉलर का, वो 45 अरब डॉलर रह गया है। इसका मतलब है लोगों को 6,500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो यह कहां से जो लोगों ने नुकसान किया इनको टैक्स देंगे? उस टैक्स का भी तो रिमिशन देना जिनको नुकसान हुआ है। हैरेसमेंट और खौफ के फिजा पर नुकसान की बात कर रहा हूं। आलिया साहबा, ये FBR की जो मुहिम है ये अच्छी है बुरी है, इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जाते हैं, लेकिन कैसर शेख साहब आपके साथ MNA भी हैं, ये कहते हैं खौफ बढ़ेगा, लोग डरेंगे ज्यादा। क्या वाकई में हकीकत में ये होगा कि FBR हैरेस करेगा, लोगों को पकड़ेगा, रिश्वत मांगेंगे उनको हल्कार जैसे पहले मांगते थे? ये क्या सोचा कि आपकी हिम्मत अमली की आलिया साहबा, ये जो ड्राइव आप करने जा रहे हैं इसके बाद, 1 जुलाई के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जब मैं ये सारा कुछ ये डिबेट सुनती हूँ तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन मुझे ये आती है। देखें, आम अल्फाज में मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक घर का खर्चा है, 4,000 रुपये कमाई आती है उस घर के अंदर, उसमें से 2,800 रुपये हम उस कर्ज के सूद पर दे देते हैं जो हमसे पहले लोगों ने लिया है। यानी 4,000 हमारे जो आ रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसमें से 2,800 सिर्फ सूद का, अभी प्रिंसिपल अमाउंट इज देयर, हम वहां पर देख देते हैं। 1,200 हमारे पास रह जाता है जिसमें हमने अपने सारे सूबों को भी देना है, अपना भी खर्च पूरा करना है। तो उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज, कोई एक चीज मुझे बता दें कि कौन सी ऐसी सजेशन ये मुझे ये दे सकते हैं कि जी मैं ये कर दूं टैक्स बढ़ाने की बजाय। अच्छा जी, जब हम टैक्स की तरफ आते हैं तो देखें, एमनेस्टी स्कीम 30 जून के लिए इसीलिए दी गई है, किसी को खौफ व हरास की ज़रूरत नहीं है। बड़े प्यार से खान साहब ने पैगाम अपना दिया और उन्होंने ये कहा कि ये हमारी ज़रूरत है। और अगर आप ये देखें कि कुर्बानी उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की, सबसे पहले उन्होंने कटौती कहाँ से की? अपनी कैबिनेट के मेंबर से। दिस इज़ द हिस्टोरिकल स्टेप बाय माय गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने कहाँ से की? हमारे साथ आकर आर्मी खड़ी हो गई। माशाल्लाह से हमारे जो सिपा सालार हैं और फौजी भाइयों ने अपनी कटौती पर आमादा हुए वो। तो यहाँ से तो ये तो कुर्बानी हर बंदा दे रहा है और इसमें हर एक को अपना हिस्सा डालना चाहिए। और हम ये रिक्वेस्ट करें, हम तो टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम तो एक स्ट्रक्चरल जिसे कहे ना एक डायरेक्शन मुतय्यन करें, हम किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं 30 जून के बाद हमने ऑलरेडी बजट में भी एक चीज वो की है। देखिए, हर चीज डॉक्यूमेंट हो रही है। आज से 10 महीने पहले FBR भी इनके पास था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इनके पास थी, ये सारे डाटास भी ये कलेक्ट कर सकते थे। हम क्या कर रहे हैं? हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। मेरी कमाई भी डॉक्यूमेंट होगी, मेरे घर वालों की भी होगी, मेरे पड़ोसियों की भी होगी, मेरे मोहल्ले की भी होगी, पूरे पाकिस्तान की होगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। एक हुकूमत एक जिससे कह लेना कि एक डायरेक्शन मुतय्यन कर रही है कि ये करना ज़रूरी है। देखिए, हम तो सिर्फ इतना करें कि अगर हमने सरवाइव करना है, 2,800 रुपया अगर मैं इंटरेस्ट रेट दे देती हूँ, यानी मेरा कोई 62% बनता है, मैं इंटरेस्ट दे देती हूँ, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कर्ज का वहीं पर खड़ा है, मैंने अपना गुजारा करना है, घर चलाना है, या तो मैं दोबारा कर्जा लूंगी या मैं अपने और लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपना पेट काट कर हम कुछ ऐसा करें कि हम आइंदा अपनी आने वाली नस्लों को इन सारी चीजों से बचा सकें। नहीं जी, देखें मेरी बात सुने, देखिए कोई हरासमेंट या कोई इस चीज की नहीं है और हर किसी को ये सोचना चाहिए कि ये जरूरत है, अब ये डॉक्यूमेंटेशन होनी है। देखिए, ये इसमें तो अगर अब पहले तो हम बहुत आराम से कि एक डेडलाइन मिल गई है, उस तक जिसने जो अवेल करना है वो कर ले। तो खौफ ज़्यादा होने की क्या बात है? अगर मैं टैक्स दे रही हूँ तो मुझे तो खौफ ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए प्रोसिक्यूट हो सकता है। लेकिन मैं इस पर आता हूं, आपने बताया डिटेल में कि आपने पार्टी समझती है मैं ज़ैगम खान साहब से पूछना चाह रहा हूं, ज़ैगम खान साहब आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं जानना चाह रहा हूं, और साथ साथ असद उमर साहब जो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लिखते रहे हैं रियल एस्टेट टाइकून्स और जो शुगर इंडस्ट्री है वो हर पार्टी में आप कहते हैं सराहियत कर चुकी है। आपके आर्टिकल से मैंने पढ़ा है, आप लिखते भी रहे इसके बारे में। आज असद उमर साहब कहते हैं कि चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये किसके खिलाफ तहकीकात होगी ज़ैगम खान साहब, आप समझ सकते हैं कौन होगा, किसके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं असद उमर साहब? देखिए, सिर्फ चीनी के ख़िलाफ़ तहकीकात की बात नहीं है, बल्कि हमें पूरी अपनी इकानमी को जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गई है उसको देखने की ज़रूरत है। शुगर पाकिस्तान का शायद सबसे बड़े माफिया में से एक है कि तीनों पार्टियों को शुगर की जो दौलत है वो चला रही है, और कोई शुगर के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती, ना काबीना में ना कोई पॉलिसी साजी हो सकती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने आपकी ज़राअत का कबाड़ा कर दिया है, जिसने आपकी ज़मीनों को तबाह कर दिया है, जिसने आपके किसानों को तबाह कर दिया है, जिसने आपकी मईशत का कबाड़ा कर दिया है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो दुनिया से कम्पीट ही नहीं कर सकती। आप शुगर बाहर से मंगा लें तो आपको सस्ती पड़ती है, हर साल आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। सिंध के चंद ज़िलों के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं वाइबल नहीं है। जो क्रॉप्स आपको उगानी चाहिए थी वो तबाह हो गई हैं, कॉटन तबाह हो गई है, दालें आप बरामद करते हैं, खुर्दनी तेल आप बरामद करते हैं, और आप गन्ना उगाते हैं, जबकि आप एक ड्राई मुल्क हैं, पानी की आपको कमी है। और सिर्फ इतनी बात नहीं, आप देखिए पिछले चंद सालों में जो किसानों का इस्तेसाल शुगर मिल्स ने किया है, जो उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ। मैं ऐसे ज़िले से हूँ जहाँ शुगर केन उगाया जाता है, यानी हफ्तों तक ये उनसे गन्ना वसूल नहीं करते, ट्रालियाँ लग जाती हैं, आप देखेंगे मीलों तक। मकसद ये होता है कि जब वो ट्रालियाँ लग जाती हैं तो उनका किराया किसान की कमर तोड़ देता है। औने पौने वो उनके दलालों को गन्ना देकर वो चला जाता है या इनको सस्ता दे के चला जाता है, फिर 3-3 साल तक उनको वापस रकम नहीं मिलती। उसके बाद यही इंडस्ट्री जो है ये क्या करती है, ये इंडस्ट्री सब्सिडी भी लेती है, और उसके बाद जैसे असद उमर साहब कह रहे हैं उल्टा महंगी भी अपनी कमोडिटी बेचती है। ये सब तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को देखें। मेरा ख्याल है कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो हमें फ़ायदा दे रही है। CNG की तरह इसको डिस्करेज करने की, बंद करने की ज़रूरत है। आप चंद, इन्होंने बहुत माल खा लिया, और जितनी शुगर मिले हैं, कोई एक आध शुगर मिल को छोड़ के तमाम की तमाम सियासी रिश्वत में दी गई है। अच्छा, चंद जो ज़िले जो शुगर के लिए सिंध में ठीक है उसको छोड़ें, बाकी जगह पे बंद करें, ताकि इस्तेसाल भी ख़त्म हो। आप उन क्रॉप्स की तरफ जाएं जो दुनिया में कम्पीट कर सकती हैं। आप उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जाएं जो फ़ायदे में है, और आप ये इस्तेसाल जो किसानों का हो रहा है इसको भी बंद करें। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ इससे एक कदम आगे जाने की ज़रूरत है, और तभी हम आगे जाएंगे। और इस बजट में मैं समझता हूँ कुछ अच्छे इकदाम किस तरह के किए भी गए हैं। लेकिन ज़ैगम खान साहब, ये आपका जो मुतालबा है, और फिर ऐसा मतलब ये कि असद उमर साहब, ना ये मसला PTI का है, ना PMLN का, ना पीपल्स पार्टी का, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो ये इस्तेसाल, ये अब्यूज़ ऑफ वर्कर्स और फार्मर्स ये हो रहा है, सालों से हो रहा है। और ये बहुत अच्छा है कि खान साहब इस पर कदम बढ़ा दें और इन्वेस्टिगेशन बिठाएं, ये हम कह सकते हैं ज़ैगम खान साहब? बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये जो क्रोनी सेक्टर्स हैं वो इंडस्ट्री के सेक्टर जो सरकार के साथ मिल के माल बनाते हैं, और अगर सरकार ये सारा कुछ ना कर रही हो, उनको इस्तेसाल ना करने दे, उनको सब्सिडी ना दे, तो ये चल ही नहीं सकते। इस वजह से आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। अब मसला ये है कि कितने, आप ज़रा जहन में 1 मिनट ले आएँ, कितने शुगर मिल वाले हैं जो PTI के अंदर हैं? इमरान खान से उनका क्या ताल्लुक़ है? जो PTI इनकलाब लेकर आई उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट शुगर मिलों ने की है? मेरे नाम से ही आपके जहन में आ गए होंगे, कितने बड़े बड़े लोग आ गए होंगे। ये तीनों पार्टियों में ये मुसीबत मौजूद है। बाकी 2 पार्टियों में तो माशाल्लाह जो मालिकान हैं वो खुद ही शुगर टाइकून्स हैं। शरीफ भी खुद शुगर टाइकून है, जरदारी साहब की भी खुदा जाने कितनी मिले हैं। लेकिन PTI में भी ये मुसीबत है कि PTI की जी फहरिस्त है, आप गिन नहीं सकते, लेकिन PTI में भी ये मुसीबत है कि इमरान खान की अपनी नहीं है, तो इमरान खान में जो इमरान खान का खर्चा चलाने वाले हैं, जो PTI को चलाने वाले हैं, इनकलाब को इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसमें शुगर मिल बैठे हैं। तो हम ये जब इसको ये है उस तरह का आपको चार्टर ऑफ इकानमी जो चाहिए कि अब इससे एक कदम आगे जाए, मुल्क चल ही नहीं सकता। अब ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ये चीज़ें ठीक ना की तो ये मुल्क बिल्कुल बैठ जाएगा।
ये बड़ी वजह बात है, बड़ी इस पे वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ कैसा शेख साहब? मैं पहले आपसे पूछ लूँ, फिर आलिया साहिबा से भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक शुगर माफिया जिसकी निशानदेही हुई है असद उमर साहब ने जो की है, ये बहुत पहले से था मामला, और हम चाहेंगे पीटीआई इसको तोड़े, इस नेक्सस को खत्म करे, इस पूरी माफिया को। एक और माफिया है जिसका जिक्र आज स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ रिचर्ड मॉरिन, जो रिसेंटली रिजाइन करके जिन्हें हटा दिया गया था, उन्होंने एक बाकायदा आर्टिकल लिखा है, अ मार्केट कल्चर ऑफ कंप्लायंस, और उधर उन्होंने उस आर्टिकल में अपने जाने की वजह बताई है। ही वॉज द स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ थे वो कहते हैं वेरी सिंपली, व्हाई आई वाज रिमूव्ड बिकॉज द अराइवल ऑफ अ फॉरेनर एट द helm of the stock exchange, one who is very familiar with best international practices, constitutes a threat to the legacy brokers का लफ्ज उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में इस्तेमाल किया है, who have long held a strange hold on this market. Indeed, their attacks started as soon as my candidacy emerged, months before I actually joined. तो कुछ ब्रोकर्स हैं जिनके बारे में रिचर्ड लिखते हैं कि उन्होंने उन पर बाकायदा एक नेक्सस बनाया हुआ था कि वो उस नेक्सस को ना तोड़ा जाए, कोई फॉरेनर आ जाए इंटरनेशनल बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस के साथ, तो उसको रोकने के लिए। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि दे हैड अ पावरफुल अलाई एट SECP who forced the removal of independent directors from the PSX board of directors in April 2018. These legacy brokers and their henchmen then gained effective control of the PSX board, installed their chairman and put their nominees on all board committees as well as SCCP, NCCPL and CDC board. और इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा है, जो उन्होंने मुतालबा किया है पाकिस्तान में गवर्नमेंट से, कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट्स कैपिटल मार्केट एट द हैंड्स ऑफ some people who see PSX as a private playground and who only look after their own self-interest at the expense of the country and its citizens. Instead of being fitted in Islamabad, these people must be taken to task. इस्लामाबाद में इन लोगों को बिठाने के बजाय इन ब्रोकर्स को इनको एट टास्क लेना चाहिए। कैसे शेख साहब, ये कौन से ब्रोकर्स की निशानदेही कर रहे हैं? सीईओ स्टॉक से लिख रहे हैं ये जो करके गए, ये तो बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ है। ये कौन लोग हैं? और ये नेक्सस को पीटीआई या पीएमएल नहीं, ये तो सालों से ऐसा लग रहा होगा जो किसी और को आने नहीं दे रहा है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। कैसे शेख साहब? अरसलान जैसे सैफान, आप मेरा नाम तो सही कर दे शेख साहब, सैफान जी सफान, सॉरी सफान, जैसे असद उमर ने सही कहा कि जो शुगर का इंक्रीज हुई है प्राइसेस में, वो उसका बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। ये भी आज बड़ा पर्टिनेंट जो बात हुई है, ये स्टॉक एक्सचेंज पे बड़े अरसे से शिकायत हैं और है मैनिपुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज भी हमारा, उसमें हम सबका यही राय है कि जो चंद लोग ही हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं और वो अपने उसमें कई किस्म से वो इनसाइडर ट्रेड होती है, उसको हर किस्म की जो उनके अपने मफाद की बातें होती हैं, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी करे, देखिए हमारे मुल्क में मैं आपके कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में 4000 अरब रुपए सालाना की करप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन, अंडर इन्वाइसिंग, स्मगलिंग और जो डिलेज हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उससे नुकसान होते हैं। तो हम तो और ये हुकूमत तो आई इसी बात पे थी, लेकिन अभी आलिया हमदा साहिबा ने सही बात की कि वो अब उनको समझ आई है कि इतना तो वो कहते हैं कि जी हमने इंटरेस्ट पे करना है। 2 साल से असद उमर साहब का तय था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे आने वाली हुकूमत में। मेरे साथ वो फाइनेंस कमेटी में थे, जो भी डिपार्टमेंट वो कहते थे मैं उनको डिपार्टमेंट वाले को बुला के असद उमर साहब से कहता था आप इनसे जो चाहें पूछ लें। ये रिकॉर्ड की बात है, असद उमर खुद इसको कंफर्म करेंगे। तो इन्होंने तैयारी क्या की थी? आज आने के बाद ये कह रहे हैं नहीं जी आज 5500 अरब इन्होंने रख दिया। मैंने कल इनको कहा है फाइनेंस कमेटी में कि आपसे ये नहीं हासिल हो सकेगा, जिस तरह आज से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले मैंने कहा था कि आप वो अभी आपने सुना आलिया साहब डिटेल में कह रही है कि डरना क्या है जी, डरना क्या है? तो ये दुरुस्त है। आप मार्केट से देखिए, मैं ये बातें मैं विश करता हूँ कि अल्लाह करे जो इनके ख्यालात हैं वो सही साबित हो। मैं इनकी कामयाबी को दुआ करता हूँ। अच्छा, मैं ठीक है इस दुआ के साथ आमीन के साथ एक ब्रेक की तरफ समझ आ जाएगी। ठीक है सर, आमीन के साथ आपने जो दुआ की हम भी चाहते हैं कामयाबी हो। आलिया साहब, आपका मौके शुगर इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट पे जो माफिया एग्जिस्ट करता है, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर साबिक निशानदेही कर रहे हैं, दूसरे स्टॉक मार्केट के सीईओ खुद निशानदेही कर रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हम बेनकाब करते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हालिया ही अभी हमने देखा जफर हिजाजी साहब का केस था, एससीसीपी के चेयरमैन का नवाज शरीफ साहब के केस में, रमजान शुगर मिल वाले केस में क्या इन्वॉल्वमेंट थी, मुबैना तौर पर क्या हो रहा था वो सबके सामने है। उसके बाद कल नैब ने गिरफ्तारी इसी तरह से एससीसीपी के एडिशनल रजिस्ट्रार की जो जरदारी साहब की जो मुबैना कंपनी पार्क लेन है उसमें उनको फैसिलिटेट करता था। और आज ये स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ हैं वो लिखते हैं कि न सिर्फ पीएसएक्स बोर्ड में बल्कि एनसीसीपीएल, सीडीसी और एससीसीपी में भी ये पूरा नेक्सस है ब्रोकर का। एक दो ब्रोकर हैं जो इस्लामाबाद में जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं मुबैना तौर पे, और ये लोग जो है अपने बंदे इन्होंने बोर्ड में बिठाए हुए हैं। तो ये कहते हैं मैं आया चेंज करने तो मुझे को भगा दिया गया, मुझे हटा दिया गया। आलिया साहब कोई एक्शन, कोई तहकीकात इस पर तो होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट ये जो इन्होंने टेकर इसके ऊपर। आलिया साहब हाँ जी, आपने दो बातें पूछी थी, मैं उनका भी एक तो जवाब दे दूं। आपने कहा जी शुगर माफिया की आपने बात की थी, तो देखें जी शुगर माफिया में 17 जो शुगर मिल्स हैं वो जरदारी साहब की हैं, उसके बाद जो हाईएस्ट शुगर मिल्स हैं वो शरीफ साहब की हैं। हमारा तो जी शायद कोई पीटीआई का कोई छोटे मोटे दो यूनिट्स होंगे, तो हम तो शुगर माफिया में वैसे ही नहीं आते, इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है, और वैसे भी जी देखें ये छोटी मोटी है ना जी, तो हम तो यही कह रहे हैं नहीं जी, देखिए कहाँ 17 शुगर मिल्स और 12-13 शुगर मिल्स और 2 शुगर मिल्स, तो मतलब स्टेक देख लेना आप, परसेंटेज के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। और वैसे भी मैं आपको अपने प्राइम मिनिस्टर का बता दूं, नहीं जी हम तो कह रहे हैं कोई हमें, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सर एक सेकेंड, हम इतना कह रहे हैं कि ये जितने शुगर वाले ना इन्हीं को कहें कि शुगर सस्ती कर दें, जो जिनको बहुत आवाम का दर्द हो रहा है ना, जो रोज आकर कहते हैं कि जी चीनी भी महंगी होगी, घी भी महंगी होगी, आवाम का दर्द है ना, तो शुगर सस्ती कर दे। है तो ये शुगर साहब कह रहे हैं आलिया साहब, ये तो असद उमर साहब ने कहा। देखिए मैं असद उमर, मैं तो कोई और बात कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जो रोज आकर कहते हैं हमें कि अवाम का इनको बहुत तकलीफ हो रही है और महंगाई हो रही है अवाम के लिए, तो ये चीनी ही सस्ती कर देना, वो तो इनकी अपनी मिलों से आनी है ना जी। अच्छा, अब दूसरी बात आपने ये कहा, अच्छा आप पहले जावेद साहब से कहेंगे कि वो कर दे का शुगर। आलिया साहब पहले आप जो दो बिलों को कह रही हैं उधर कम कर देंगे, फिर उसके बाद उस 17 से कम कहें। हम क्यों नहीं कहेंगे, वो उनको भी अवाम की बेहतरी, देखिए वो तो अवाम की बेहतरी के लिए बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और बेलॉस होकर काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं वही कह रहा हूं कीमत कम करें वो, ताकि और भी कम कर दें। पाकिस्तान, देखिए मैं यही तो कह रही हूँ, वो तो पहले से पाकिस्तान की बेलौस होकर खिदमत करें, वो इक्तदार नहीं चाहते, वो तो बाहर बैठकर भी इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी आपने बात की स्टॉक मार्केट की, देखिए जी हम पहले दिन से कहते रहे होनी चाहिए, नहीं चाहिए, जाता था, कभी नीचे जाता था। डू यू स्टैंड विद असद उमर जो देखिए मेरी बात सुने हर चीज पर, सर मेरी बात सुने, हम बहुत ओपन है, पीटीआई कहती है, हम बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन पीपल हैं, हमें किसी भी तहकीक से कोई डर नहीं है। हम कहते हैं आपने हमारी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, हमारी कराएं, पिछले 10 साल की हम भी करा रहे हैं, जिसने जो कुछ भी लेकर आना है वो पीएम के इंक्वायरी कमीशन के अंदर लेकर, वो तो कर्जों पर है, ये तो इसके बाद किसी किस्म का सवाल ही, वो तो कर्जों पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो आप इंक्वायरी कमीशन बन रहा है ना जी, सर देखिए इंक्वायरी कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन में आप कोई भी स्कैंडल ले जाएं, अगर उनको ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई माफिया काम करे या कोई प्रॉब्लम है, तो इट्स ऑलवेज ओपन टू गेट इन्वेस्टिगेटेड। और वैसे भी देखें जी फाइनेंस कमेटी बनी है, स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की है, कौमी असेंबली की, जिसको बुलाकर पूछना है पूछें, हमें तो खुशी होगी। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो वो सबके सामने आना चाहिए, इसमें डरने की क्या जरूरत है। पूछ तो सकते हैं, लेकिन वो तहकीकात तो नैब करती है या एफआईए करती है या फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करता है या फिर आपके कमीशन सब इदारों को बुला सकते हैं जी। आप कमीशन के पास चले जाएं, आप कमेटीज के पास चले जाएं, मैं तो कह रही हूँ ओपन है जी। असद उमर साहब चले जाएं, से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं आप। असद उमर साहब चले जाएं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर किसी को लग रहा है, सर कोई भी चला जाए, आप चले जाएं, कैसे साहब चले जाएं, असद उमर साहब कह रहे हैं वो चले जाएं, असद उमर साहब मुतालबा कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने सर, आप जिस तरफ से भी घुमा के मुझे कहेंगे ना, मैं उसी तरफ से आपको ये जवाब दूंगी कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं, हम किसी चीज से नहीं डरते। आलिया साहब मैं आप पे थोड़ी कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा ना, असद उमर आपको कह रहे हैं, मैं तो इस मसले को हल करने के लिए कह रहा हूं, वो करा ले। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं तो खुद कह रही हूँ, अब मतलब मैं तो पार्टी का आपको राय बता रही हूँ ना कि आप करा लें, इस पे तो अब मतलब मैं कैसे करा लूं सर,
मैं कैसे अच्छा, करूंगा? अब आप मैं कौन हूं मैं कराने वाला तहकीकात तो गवर्नमेंट से मुताबिक मैं आपको नहीं कह रही सर, जिनको अच्छा, सर जिनको है। आई यूज द कैटेगोरिकली वर्ड कि जिसको जरूरत है, एनी XYZ कैन गो एंड गेट इट इन्वेस्टिगेटेड इफ दे थिंक कि देयर अच्छा, और अब इज स्टॉक सम मार्केट इशू इन पे इट, अली साहब अब स्टॉक मार्केट पे तो वो दे क्या आर हो? ऑलवेज वेलकम सर, जो मर्जी लेकर आए। अच्छा, स्टॉक अब मार्केट पे आगे क्या जी करेंगे आप? CEO की बात जी, आप ये करें जी। सर, मैं वही आपको बता रही हूँ। देखिए, हम बड़े अरसे से जब हमें बार बार ये कहा जाता था ना, स्टॉक मार्केट ऊपर आ गई, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई, पहले तो हम यही उनको कहते थे कि ये इकोनॉमी का इंडिकेटर नहीं है, ये एक मखसूस कुछ लोग हैं जो उसके साथ प्ले करते हैं। तो ये तो CEO की बात से एग्जैक्टली पता चल गया। फिर जो आपने जो कल 2 रीसेंट एग्जांपल्स दी हैं, तो हम तो हमेशा से कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को पलूट किया गया है, इंस्टीट्यूशंस को इस हद तक खराब किया गया है कि यहाँ पर माफियाज बैठ गए हैं। हम बार बार ये कहते थे इनको पॉलिटिसाइज मत करें। हुआ क्या, अगर आप GIT रिपोर्ट के अंदर भी देखें तो वहां पर भी क्या कोर्ट ने अपने कमेंट्स दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि आपके बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आपका SCCP इसमें इन्वॉल्व है, और उनके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने कहा था। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि बिल्कुल इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया था, कौन कौन माफिया, कौन कौन ब्रोकर्स इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, जो चीज मुल्क को कौम के इंटरेस्ट में जाती है और जिस चीज को हम बेहतर करेंगे, तो उसके लिए तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए। ठीक है, हमारा तो स्टैंड से बड़ा क्लियर है। बड़ी अच्छी बात है कि इन्वेस्टिगेशन हो, दरवाजे खुले में और आप ओपन है इस मामले पे। ज़ाहिर खान साहब, आप हंस रहे थे, वो ये कहती है हमारी सिर्फ 2 शुगर मिले हैं, 17 तो जरदारी साहब की हैं, पता नहीं 8-10 उनकी हैं, तो 2 है इनकी PTI की। अगर 2 है तो 2 में तो इतना नहीं बनता है इनके ऊपर, और ये तो खुद कह रही है तहकीकात कर लें। किसके खिलाफ होनी चाहिए तहकीकात फिर? जी, जब तरीन साहब के बारे में ये गुफ्तगू कर रही थी तो मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने ऐसा फरिश्ता भी इस सरजमीन पर उतारा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस फरिश्ते के बारे में जो अदालती कार्रवाई में सामने आई थी चीज़ें, वो भी आपको भी याद होंगी, मुझे भी याद होंगी। बात ये, मिले तो 2 ही हैं, लेकिन ये बताइए 5 साल तक हुकूमत में आने से पहले 5 साल तक वज़ीर आज़म साहब जिस जहाज़ के झूठे खाते रहे, आपको पता है उसका मलकियत किसकी थी? एक शुगर मिल की थी। जिस हेलीकॉप्टर पर वो 5 साल घूमते रहे, आपको पता है उसका मालिक कौन था? उसकी मलकियत भी एक शुगर मिल की थी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो क्रोनिक कैपिटलिज़म है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये हमारी सियासत को और मईशत को दोनों को तबाह कर रहा है। जो हो गया वो हो गया, अब आप आगे बढ़ें और इस ताल्लुक़ को काटें, और आप उन सनत के उन शोबों को फ़रोग़ दें जो शोबे इंडिपेंडेंटली फ्लॉरिश कर सकते हैं, जिनमें आप दुनिया में compete कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, जिसमें आपको लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और मैं एक और आपके सामने इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट रख रहा हूँ जो बहुत बड़ा स्कैंडल है, लेकिन हमारे सामने बात नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनूबी पंजाब में शुगर मिल वालों ने नया खेल शुरू किया है, क्योंकि उनके पास बहुत स्टोरेज कैपेसिटी है, वो भूसा स्टोर करने लगे हैं। उसके नतीजे में भूसे की कीमत फसल की कीमत से बढ़कर 4 गुना हो जाती है, 300, 400 से 1200, 1600 तक चली जाती है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो गरीब आदमी जो एक भैंस पाल के गुजारा कर रहा है, जो 1 गाय 2 गाय पे गुजारा कर रहा है, और इस वक्त आपका जो रूरल एरिया है वो सब लाइफ स्टॉक पे चल रहा है। गरीब जो है वो ज़मीन पे नहीं चल रहा, क्योंकि आपकी जो क्रॉप्स हैं उनकी इतनी फेलियर हो रही हैं कि उससे कुछ नहीं बन रहा। वो एक गाय 1 भैंस पे चल रहे हैं। लाखों लोग, पाकिस्तान की आधी आबादी उस पे चल रही है, और उनके मुंह से निवाला खींचा जा रहा है सिर्फ अपनी मफाद की खातिर। इसकी तहकीक होनी चाहिए। आपको पता है जितनी भी कमोडिटी है उसका सरप्लस बहुत थोड़ा होता है, अगर आप सरप्लस को स्टोर कर ले तो एकदम से कीमतें चली जाती हैं। एक बात ज़ैगम साहब, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये जो तहकीकात का मुतालबा है ज़ैगम साहब, ये क्या जो हाई पावर्ड कमीशन बन रहा है इंक्वायरी ऑन द लोन्स, ये उसके डोमेन में आएगा? यानी नैब, FIA, SCCP, वो FBR, वो जो कमेटी बन रही है, ये वो करे या नैब करे, FIA करे? मैं आलिया साहब से पूछा था, वो कह रही थी कि इट्स ओपन फोरम, कोई भी आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके वहां चला जाए। तो क्या ज़ैगम साहब यही हो, कमीशन में चला जाए जिसके पास इत्तलात हैं शुगर ये कर रही है इंडस्ट्री? देखें इस पर यकीनन पार्लियामेंट ही हमारा सबसे मोतबर अदारा है, इस पर अलग से बना ले। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी हमें इकानमी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। लोन्स का जो मामला है बहुत वाज़ेह है। देखिए, लोन्स वो क्यों ले रहे हैं ये बहुत वाज़ेह है। इस साल जो वफाकी हुकूमत का खसारा है वो है
3,500 अरब रुपए। जी। ठीक है जी, मैं फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूं। अब ये हुकूमत कहां से लाएगी? ये हुकूमत लाएगी लोन से। तो जिस तरीके से ये 3,500 अरब जमा हो जाएगा, इसी तरह से पीछे जमा हुए हैं। तो जब तक आप फिस्कल डेफिसिट ख़त्म नहीं करेंगे, फिस्कल डेफिसिट आपका ख़त्म किस तरह होगा? वो ख़त्म उस वक्त होगा जब आप टैक्स बढ़ाएंगे। टैक्स पिछले साल आपके जो हैं वो उल्टे कम हो गए, 1% GDP। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है, आपका करंट डेफिसिट है कि आप डॉलर बाहर ज़्यादा भेज रहे हैं, आपके वापस अंदर कम आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपने वो इंडस्ट्रीज़ फ़रोग़ दी हैं जो इस काबिल ही नहीं है बाहर माल भेज सकें। आपने शुगर मिल जैसे क्रोनी सेक्टर्स को बढ़ाया है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये इंडस्ट्री तो खैर से जल्दी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस तरह 70 साल में पाला है, उनको फीडर देकर और मराद देकर, ये कम्पीट करने वाली नहीं है अगले 20 साल में। तो उसका वाहिद हल ये है कि आप वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं जो एक्सपोर्ट करे। और ये अगर सियासी तमाशा आप लगाएंगे जो आपने लगाया हुआ है, तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगा। अच्छा, एक बात जब तक कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे। लास्टली कैसा साहब, एक बहुत अहम बात है, मैं FBR वाली आपसे बात की, एक और मामला मैं सुन रहा हूं कि वो शायद वो स्ट्राइक की तरफ बात जा सकती है इंडस्ट्री की तरफ से, इनपुट एडजस्टमेंट पे जो CNIC की रिक्वायरमेंट रख दी है फॉर द बायर। आपके इल्म है कैसे शेख साहब क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि सेनेटरी कमेटी ने तो शायद उसका अमेंडमेंट की बात भी की है। क्या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होगा? मैंने सुना है काफी इंडस्ट्रीज स्ट्राइक की बात कर रही हैं उसके ऊपर, बायर्स स्पेसिफिकली। नहीं वो सफान, मैंने भी फाइनेंस कमेटी जो नेशनल असेंबली की है उसमें बात की है। बहुत बड़ा मसला है। देखिए, ये इंडस्ट्री को कहा गया है कि आप जो नॉन फाइलर को बेचें, एक तो 3% उस पर सेल टैक्स बढ़ाया गया है और दूसरा साथ उसको कहा गया है कि वो अपना ID कार्ड की कॉपी दें। अच्छा। अब यहाँ कोई तैयार नहीं है। देखिए, ये कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है कि आप एक ऑर्डर दें और वो उसी तरह हो जाए। वही तो मैं इनको समझा रहा था। अभी मेरा 53 इयर्स का बिजनेस का तजर्बा है। मैं 32 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट। अब मेरा इंटरेक्शन है बिजनेस से। मसला ये नहीं है, मसला कि ज्यादा टैक्स हो तो हम सब कहते हैं जी। NIC देने में क्या तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा? आप कहते हैं मतलब हो जाएगा तो मैं भी चाहता हूं कि हो जाए। और कैसे करेंगे? नहीं करें, लोग तैयार नहीं है। आपके पाकिस्तानी डरते हैं FBR से कि एक बार हम चले जाएंगे तो ये हमें मार देंगे। FBR को रिफॉर्म करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली वाइंड अप करना होगा। मैं इस बात सारे का सारा क्योंकि वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। कैसे शेख सालिया साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे कट करना होगा, टाइम इख्तिताम पे पहुंचा। ज़ैगम साहब का बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मालूम हुआ कि गैस की कुछ बातें शायद रह गई हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ है, हमने बात की। देखते हैं कब तक अपना वक्त ख्याल रखिएगा।